हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में लेकर आए हैं जैक बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन क्लास 12 का। आइए तो हम लोग बिना देरी करते हुए आते हैं लोग क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। आइए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट में आते हैं। आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र या ऑप्शन नंबर डी उत्पादन संभावना वक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्पादन संभावना वक्र। चलिए इसी तरह हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? बाजार द्वारा, जनता द्वारा, सरकार द्वारा या संस्था द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सरकार द्वारा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। उपयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पीगू, हिक्स एंड एलन, मार्शल, रिकार्डो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मार्शल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अनधिमान वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उन्नत दर, मूल बिंदु की ओर अवनत दर, दोनों सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मूल बिंदु की ओर उन्नत दर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। बजट रेखा का समीकरण होता है m बराबर p1x1 प्लस p2x2, m बराबर p1x1 प्लस p1x2, m बराबर p1 p2 प्लस x1 x2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका m बराबर p1x1 प्लस p2x2। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उत्पादन फलन Q बराबर एफ एल इंटू एल और के में Q क्या प्रदर्शित करता है? उत्पादित वस्तुओं की अधिकतम मात्रा, उत्पादित वस्तुओं की न्यूनतम मात्रा, वस्तु की मांग, उत्पादन के कारक। कारक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा। क्योंकि ये देखिए ये इनपुट रहता है, जितना इनपुट आप बढ़ाइएगा उतना इनपुट आपका है बढ़ेगा आउटपुट। मान लीजिए हम 5 डाल रहे तो यहाँ पे आपका 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 आएगा। 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो यहाँ पर अधिकतम मात्रा यहाँ क्यूब बता रहा है। आइए हम लोग के जगह 7 की ओर आते हैं हम लोग। रेखा चित्र में मांग की लोच है। चलिए रेखा चित्र पहले आप लोग देख लीजिए और इसके बाद आपको मांग की लोच बताना है किस प्रकार की लोच है। ऑप्शन नंबर ए में है अधिक लोचदार, बी इकाई लोचदार, सी इकाई से कम लोचदार या डी इकाई से अधिक। देख लीजिए आप लोग एक बार और अच्छी तरह से ग्राफ देख लीजिए, इसके बाद आप लोग आंसर में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो इसके आंसर में बता देता हूँ, इकाई के बराबर इकाई लोचदार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं हम लोग के जो 8 की ओर। औसत उत्पादन या सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है? जब ऑप्शन ए सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है, औसत उत्पादन अधिकतम होता है या सीमांत उत्पादन शून्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी औसत उत्पादन अधिकतम होता है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 9 की ओर। किसी परिवर्तित साधन एल और एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र है। चलिए औसत उत्पादन ज्ञात करना है एल का, तो ऑप्शन ए है क्यू बाई एल, एल बाई क्यू, और ऑप्शन सी क्यू प्लस एल या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए क्यू बाई एल, क्योंकि औसत उत्पादन किस साधन का हमको ज्ञात करना है, तो एल बट्टा में होगा तभी आपका औसत उत्पादन निकलेगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार अति परवलय होता है? ऑप्शन ए कुल लागत, ऑप्शन बी औसत लागत, ऑप्शन सी औसत स्थिर लागत या ऑप्शन डी सीमांत लागत। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी औसत लागत। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 11 की ओर। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। और इकोनॉमिक्स से एक बात और ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आपको उपयुक्त सभी मिल जाए, आपको 90% चांस है कि वो उपयुक्त सभी ही होगा। तो इसलिए आप लोग उपयुक्त सभी मार सकते हैं जब आप लोग नहीं समझ में आए तो। चलिए आते हैं हम लोग के 12 की ओर। पूर्ति अपने लिए पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह किसका कथन है? प्रोफेसर जेबी से, रिकार्डो,
प्रोफेसर पीगू या किन्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन में ए, प्रोफेसर जेबी से। चलिए आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, वस्तु की समरूप इकाइयां, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? जेवेंस, वालरस या मार्शल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन में सी, मार्शल। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति मांग से अधिक होती है तो उस कीमत पर बाजार में क्या होता है? अधिपूर्ति, अधिमांग, ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए क्वेश्चन आप लोग आराम से पढ़िए, आप लोग को यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नहीं है। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति मांग से अधिक होती है तो कीमत पर बाजार में क्या होगा? अधिपूर्ति या अधिमांग? इन दोनों में से आपका आंसर होगा। तो इसका सही होता है अधिमांग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन बी होगा आपका, इसका देख लीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है अर्थव्यवस्था में रोजगार का, वस्तुओं की पूर्ति के नियम का, या बाजार में गेहूं की कीमत, कार की मांग की लोच? तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था में रोजगार का। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है और ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन में, प्रोफेसर जेबी से, ऑप्शन बी रिकार्डो, ऑप्शन सी प्रोफेसर पिगू, या ऑप्शन डी जेम्स। इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेम्स किन्स। और कब हुआ था? तो 1800, आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये हुआ था आपका 1836 में प्रकाशित। एक मिनट, चलिए, हाँ, ये आपका 1836 में प्रिंट हुआ था, प्रकाशित हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त मैक्रो शब्द का क्या अर्थ है? छोटा, बड़ा, मध्यम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन में बी, बड़ा। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु का एक उदाहरण है? परिवार में ही उपयोग के लिए फ्रिज, परिवार में ही उपयोग के लिए सिलाई मशीन, दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए सिलाई मशीन, या चावल? तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन में सी, दर्जी की दुकान में, यहाँ देखिए ऑप्शन में सी, दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए सिलाई मशीन। चलिए आते हैं हम लोग के 20 की ओर। आपके बैंक खाते में 1 दिसंबर 2024 को 50,000 रुपये है। यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है? स्टॉक, प्रवाह, निवेश, या उपभोग? तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका स्टॉक। चलिए आते हैं हम लोग के 21 की ओर। किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को खाली स्थान कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए आते हैं हम लोग के 22 की ओर। निम्नलिखित में से मुद्रा का मुख्य कार्य कौन है? मूल्य का संचय, साख का आधार, संपत्ति की तरलता, विनिमय का माध्यम? तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विनिमय का माध्यम। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1947, 1935, 1937, 1945? तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1935। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक,
या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत का वित्त मंत्रालय। एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट देखते हैं हम लोग। चलिए ऐसे हम लोग कर देंगे। चलिए खींच में आते हैं हम लोग 25 की ओर। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है? 0, 1, 2 या 5? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करने के लिए भी आ जा सकता है आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है, इसको प्रूव करें। तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा वो भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? के बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा आई। एस माने सेविंग, आई माने इन्वेस्टमेंट हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी, के बराबर डेल्टा वाई बाई आई। वाई का अर्थ हो गया इनकम और वाई का इन्वेस्टमेंट। के बराबर आई माइनस एस, इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग खींचे आते हैं 27 की ओर। जब आय बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ जाए तो इस प्रकार के कर को कौन सा कर कहते हैं कहेंगे? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर या अनुपातिक कर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिशील कर। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28। प्राथमिक घाटा को दर्शाया जाता है? राजकोषीय घाटा, ब्याज का भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, या राजस्व व्यय माइनस प्लस राजस्व व्यय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय माइनस ब्याज का भुगतान। व्यापार शेष, दृश्य वस्तुओं के निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं का आयात, अदृश्य वस्तुओं के निर्यात माइनस अदृश्य वस्तुओं के आयात, दृश्य मद के आयात माइनस अदृश्य मदों के निर्यात। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दृश्य वस्तुओं के निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं के आयात। चलिए आते हम लोग 30 की ओर, 30 की ओर। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन क्यों आता है? क्रय विक्रय, क्रय शक्ति के परिवर्तन के कारण, विदेशी विनिमय के मांग में परिवर्तन से, विदेशी विनिमय का पूर्ति में परिवर्तन होने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी आपका दोनों हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन अब सेक्शन बी, पार्ट बी का सेक्शन नंबर ए। इसमें आपको 8 प्रश्न दिया होगा लेकिन आपको 6 प्रश्न बनाने हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एक बार, ट्राई करके जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। उसके बाद मैं आपको बता कर भेज सकता हूँ। चलिए, अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो केंद्रीय समस्या को लिखे। आप लोग ये लिख सकते हैं, बहुत ही हल्का है। सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट करें, ये भी हल्का है बहुत। जो स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जो पढ़े हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 33, 34, 35, 36, 37, 38। यहाँ 38 तक आपको 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। 31 से 38 तक आप इसमें से 6 क्वेश्चन बनाना है, 2 मार्क्स का है। चलिए अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। इसमें भी आपको 6 प्रश्न नहीं बनाना, लिखने आपको 3 नंबर का है, जिसमें क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य केंद्रीय समस्या क्या है? फिर क्वेश्चन नंबर 40। जब कोई वस्तु 5 रुपए में बिक रही थी तो उसकी मांग 100 इकाइयाँ थी। अब वस्तु के मूल्य बदलकर 8 हो जाता है तो फलस्वरूप मांग घटकर 50 इकाइयाँ हो जाती है। मांग के मूल लोच की गणना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 41 से 42 देख लीजिए। सीमांत आगम और सीमांत लागत द्वारा फर्म का सामान कैसे निर्धारित होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 42। संतुलन को परिभाषित करें। किस स्थिति में बाजार को संतुलित अवस्था में कहा जाता है? इसी तरह आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए 43, 44, 45, 46। इसमें से भी आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, जो कि 3 मार्क्स का रहेगा पर क्वेश्चन। और उसके बाद आते हैं हम लोग ऑप्शन सेक्शन सी में, लास्ट में। ये आपको 5 नंबर का है लेकिन इसमें आपको 4 का प्रश्न बनाना है। टोटल इसमें 6 प्रश्न दिया रहेगा। तो चलिए आते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। मांग का नियम क्या है? मांग को प्रभावित करने वाले कारक लिखे, वो जो तो
एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है, वे किस प्रकार संबंधित है। चलिए क्वेश्चन 49, 50, 51, 52 इसी तरह देख देख लीजिए आप लोग। और कहाँ जहाँ पर आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहेगा, कंफ्यूजन होगा, आप लोग जरूर एक बार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। रोशन सोनी 00 लिख दे रहा हूँ आप लोगों को।